पहली खबर और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां एक बार फिर से सरकार बनने की उम्मीद जागी है। वो उम्मीद इसलिए जागी है क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस की बैठक हुई है। एनसीपी और कांग्रेस की इस बैठक के बाद ये उम्मीद जताई गई है कि जल्द ही सरकार बनेगी। और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर अगर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वो ये कि कांग्रेस और एनसीपी मिलकर शिवसेना की सरकार बनवाएं या शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बने। चूंकि शिवसेना भले ही छोटे से मार्जिन से, भले ही सबसे बड़ा दल है, इसके चलते शिवसेना नेतृत्व की मांग कर रहा है इस गठबंधन में। हालांकि इस बात को लेकर 3 दिनों से बेहद असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। शरद पवार जब संसद सत्र के लिए दिल्ली आए तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना के बारे में कोई भी पत्ते नहीं खोले। यहां तक उन्होंने ये कह दिया कि सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो बीजेपी और शिवसेना पर है। उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि क्या वाकई में इस बारे में किसी तरह की बातचीत हुई है। सीधे चलते हैं, इस वक्त शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि दिसंबर पहले हफ्ते में सरकार बन जाएगी पवार साहब के घर पे, और काफी लंबे समय तक ये बैठक चल रही थी, मैंने देखा है। बाद में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी मैंने देखी है। उनकी बात सही है, और मैं भी हमारे पार्टी की तरफ से भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि 3 पार्टी की सरकार अगर बननी है तो उनकी प्रक्रिया बड़ी होती है, और 3 दल अगर साथ आएंगे तो उनके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, 3 नेताओं के एक साथ बैठना है, राष्ट्रपति शासन है उस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, राजभवन में जाना पड़ेगा, जो हमारे समर्थन में जो विधायक है उनके हस्ताक्षर दिखाने पड़ेंगे। ये सब प्रक्रिया अब आज से शुरू हो गई है, और आने वाले 2, 4, 5 दिनों में मुझे लगता है पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, कहीं होगा, और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है। उद्धव ठाकरे सरकार का नेतृत्व करेंगे? देखिए, सरकार का नेतृत्व जो करेंगे वो आपको पता चलेगा, वो कोई छुप कर तो शपथ नहीं लेगा। हम चाहते हैं, और ये राज्य की भावना है, महाराष्ट्र की भावना है, इच्छा भी है कि उद्धव ठाकरे साहब ने नेतृत्व करना चाहिए। चलो, क्या आप कांग्रेस नेताओं से या एनसीपी के नेता से अभी मिलने जा रहे हैं? शरद पवार इनसे मुलाकात करेंगे? अभी संभावना है? हाँ, संभावना है, उनसे बातचीत होगी। आज की बैठक में जो हुआ है उस बारे में हम दोनों चर्चा भी करेंगे। उद्धव जी से भी बात होगी, उसके बाद वहाँ से निरंतर उद्धव ठाकरे साहब संपर्क में है। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उनको पूरी खबर है, आज की घटना का पूरा ब्यौरा उद्धव जी ने लिया है। ठीक है। तो संजय राउत आज थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे, कल थोड़े वो गड़बड़ा गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लग जाएंगे। शायद संजय राउत भी शरद पवार को समझ नहीं पा रहे थे कि वो कभी हां और कभी ना की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज जब कांग्रेस और एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब संजय राउत थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनको उम्मीद है कि जल्द ही सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी अगर सरकार बनाने की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के साथ हीบसकती है, और किसी आधार पर वो सरकार नहीं बन सकती। अब आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने क्या कहा। पिछले 21 दिनों से महाराष्ट्र में चुनाव के बाद में जो अस्थिर परिस्थिति है उसे तुरंत समाप्त करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच में आज प्रदीर्घ चर्चा हुई। चर्चा सकारात्मक थी, और अभी और कुछ बातें होनी है, वो तुरंत आज या कल में चालू रहेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार, पर्यायी सरकार की व्यवस्था जल्दी से जल्दी अस्तित्व में आएगी। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार बने, इसका प्रयास हो रहा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के बीच में बैठक हुई। एक पर्यायी सरकार निर्माण करने के लिए सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की है।
चर्चा और कुछ समय तक चलेगी। जल्द ही हम मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से 3 पार्टियों को साथ में आए बिना महाराष्ट्र में कोई सरकार बन नहीं सकती। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को साथ में लाए बिना कोई पर्यायी सरकार नहीं बनेगी। निश्चित रूप से सकारात्मक चर्चा हुई है और जल्द ही महाराष्ट्र में एक पर्यायी सरकार निर्माण होगी और वो 5 साल चलेगी। तो बड़ी बात, स्थिर सरकार, 5 साल चलने वाली सरकार। कांग्रेस और एनसीपी के नेता कह रहे हैं, नवाब मलिक ने साफ किया कि ये एक पर्याय सरकार होगी, यानी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, क्योंकि बहुमत जो है वो बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री के चलते शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने अपने मंत्री अरविंद सावंत का भी इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन उसके बाद कभी हां कभी ना की स्थिति हुई। आज शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उसके बाद कांग्रेस की नाराजगी की भी खबरें आई। उसके बाद शाम को एनसीपी और कांग्रेस की बैठक हुई, जिससे ये संकेत साफ साफ मिल रहे हैं कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनने के लिए बातचीत अभी शुरू है, यानी संभावनाएं खुली हुई है। सीधे चलते हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के के पास, जो मुंबई से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। वो इस पूरी एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो कुछ दिन भर हुआ उसको कवर कर रहे हैं। तो सुभाष, सबसे पहले जानना चाहूंगा, संजय राउत थोड़े आश्वस्त नजर आए, लेकिन क्या धुकधुकी शिवसेना नेताओं की भी बड़ी हुई थी? जिस तरह से शरद पवार बिहेव कर रहे थे, अब कम से कम ये तो साफ हो गया है कि तीनों के बिना सरकार नहीं बनेगी, यानी शिवसेना का कोई ना कोई रोल तो होगा। जैसे संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे लगातार इस पर नजर बनाए थे पूरे घटनाक्रम में, तो ये शिवसेना में पहले संकेत शिवसेना को मिला कि पृथ्वीराज चव्हाण, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पृथ्वीराज चव्हाण ये पहले कांग्रेसी नेता है जो लगातार चुनाव परिणाम आने के बाद वकालत करते आ रहे हैं कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों मिला के गठबंधन करके सरकार बनाना चाहिए महाराष्ट्र में। तो पृथ्वीराज चव्हाण इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसका ज़्यादा मायने शिवसेना के लिए है, क्योंकि वो एक तरह से वकालत कर रहे थे। दूसरी तरफ पहली बार कांग्रेस खुल के सामने आई है। उन्होंने बोला है कि स्थिर सरकार देंगे। जैसे आपने कहा कि स्थिर सरकार जो है, स्टेबल गवर्नमेंट है, शिवसेना के बिना बन नहीं पाएगी। तो ये 2 मुद्दे हैं। और इसके बाद कुछ पत्रकार गए थे दिल्ली में संजय राउत इनसे मिलने, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने मिठाई के ऑर्डर दे डाली है। बिल्कुल, उन्होंने कहा मिठाई के ऑर्डर दे डाले हैं, लेकिन मिठाई क्या मुख्यमंत्री पद की होगी? क्योंकि अब फिर इस बात पर कंफ्यूजन हो गया है सुभाष कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या शिवसेना का ही होगा, या जैसे उनसे सवाल पूछा गया क्या उद्धव ठाकरे ही होंगे? आपका क्या मानना है? क्या यहां पर कांग्रेस एनसीपी कोई बार्गेन करने की हालत में है? मेरे हिसाब से नहीं। अंदर खाने क्या चल रहा है? नहीं, बार्गेनिंग की सिचुएशन में कांग्रेस एनसीपी नहीं है। और शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई गठबंधन होता है तो उसका जो मुखिया जो है वो शिवसेना का होगा। और राउत ने स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र की मांग है कि उद्धव ठाकरे ये मुखिया होंगे। तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर उद्धव ठाकरे ने खुद नहीं ठानी तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से प्रेशर आ रहा है उस देखते हुए उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने। मोहित, एक खबर और कांग्रेस के नेताओं से निकल कर आ रही है। आज थोड़ा उन्होंने एनसीपी पर दबाव बनाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार जी की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के कुछ सूत्र आज बार बार ये कहते हुए संसद भवन में सुने गए कि सरकार तो हम बना लेंगे, लेकिन हिंदुत्व के कट्टर एजेंडे पर शिवसेना एक कदम भी आगे बढ़ती है तो हम उस सरकार को गिरा देंगे। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दीपक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। इस बात को लेकर लगातार सोनिया गांधी बैठक कर रही थी, लगातार अपने नेताओं से मशवरा ले रही थी कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर शिवसेना आगे बढ़ती है तो क्या समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने नेताओं से जो बातचीत की उसमें निकल के बात आई, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली कि सोनिया गांधी ने नेताओं को ये राय दिया कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना आगे बढ़ती है तो समर्थन हम नहीं देंगे। इस बात को लेकर लगातार शिवसेना को राजी किया जा रहा था और शिवसेना को बैकफुट पे आना पड़ा। जब हमको दिल्ली से सूत्रों के हवाले से खबर मिली, उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया जाएगा, उसी के तहत सरकार को हम आगे चलाएंगे। देखिए दीपक जी, आज गौर करने वाली बात होगी कि संजय राउत जो लगातार ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, थोड़ी देर पहले उनका जो बयान आता है दीपक जी, उसमें वो कहते हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेवर यहाँ पे उनके नरम दिखाई दे रहे हैं। और जब शरद पवार की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात दीपक जी हुई थी, उस वक्त शिवसेना की धुकधुकी बढ़ गई थी। उनको लगने लगा था, क्योंकि शरद पवार
बहुत सियासत के बाजीगर माने जाते हो, कभी भी वो कोई ऐसा रणनीतिक चाल चल देते कि पता नहीं चलता है। तो आज कहीं ना कहीं शिवसेना की धुकधुकी आज इस बैठक के बाद जो बयान आया है शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस का, उसके बाद धुकधुकी जरूर थोड़ी कम हुई होगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 30 तारीख से पहले हम सरकार बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर एनसीपी के नवाब मलिक ने यह बात बहुत स्पष्ट तौर पे कही है कि 3 से 4 दिनों में हम निर्णायक फैसला ले लेंगे और कल जो बैठक होने वाली है इसमें कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत जो आपने कहा कि हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा होगा कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देगी, वो ज्यादा जोर नहीं देगी। मोहित ने बहुत पते की बात बोली है। कांग्रेस अब अपने नेताओं को यह साफ कर रही है कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनने के बाद शिवसेना एक कदम भी आगे बढ़ती है तो फिर कांग्रेस सरकार से समर्थन लेने में 1 मिनट की देरी भी नहीं करेगी। दूसरे सवाल का जवाब कि क्या एनसीपी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक सकती है, तो नहीं, अब इसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि एनसीपी ने शरद पवार और पीएम की मुलाकात के बाद यह साफ कर दिया है। जैसा नवाब मलिक ने कहा, उन्होंने साफ कहा कि पर्याय सरकार हम बना रहे हैं, इसका मतलब ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट जिसको बहुमत नहीं मिला है उसके बावजूद भी एक गठबंधन बन रहा है और उस ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट में एनसीपी साफ साफ कह चुकी है कि वो सरकार तभी बनेगी जब उसमें शिवसेना, कांग्रेस और साथ में एनसीपी होंगे। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, यानी सरकार के जो उलझे हुए समीकरण थे वो कुछ कुछ सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनाब, ये कुर्सी भी बड़ी अजीब चीज है, जाने कैसे कैसे रंग दिखाती है। महाराष्ट्र में तो कुर्सी का खेल आपने देख लिया, अब जरा ग्वालियर चलिए, जहां कमलनाथ के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरणों में बिछ गए, लेकिन इस चरण वंदना के बदले प्रद्युम्न सिंह तोमर की शामत आ गई, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से डांट पड़ गई। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र की ये बात फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर भूल गए। जनाब गले नहीं मिले, चरणों में बिछ गए। साहब कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कहा जाता है कि मंत्री पद का प्रसाद उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही मिला, तो जब भी मौका मिलता है वो उनका आभार यूं ही जताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे तो वो ये मौका अपने हाथों से जाने देने को तैयार नहीं थे। कार्यकर्ता पैर छू रहे थे तो मौके भांपकर प्रद्युम्न सिंह तोमर भी चरण वंदना करने लगे, लेकिन उनके पिछले चरण वंदना पर मचे सियासी बवाल की वजह से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया खफा हो गए। भरी भीड़ में ही उन्हें फटकार लगा दी। हालांकि तोमर जी कह रहे हैं कि वो जो भी हैं सिंधिया परिवार की वजह से हैं, इसलिए चरण वंदना से उन्हें परहेज नहीं, पर बीजेपी वाले तंज कस रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सामंतवादी सोच से ओतप्रोत पार्टी है। अभी आपने देखा था कि एनपी प्रजापति जो अध्यक्ष विधानसभा हैं, उन्होंने राजा साहब के पैर पड़े, मंत्री महाराजा के पैर पड़ रहे हैं। तो ये परंपराएं कांग्रेस में चलती हुई आ रही हैं और निश्चित रूप से वो उसी का निर्माण कर रहे हैं। और अब बनारस यूनिवर्सिटी में मचे संग्राम पर बात। बीएचयू में संस्कृत और इतिहास विभाग के छात्र विरोध पर उतारू हैं। संस्कृत विभाग के छात्रों ने मुस्लिम शिक्षक के संस्कृत पढ़ाने के विरोध में 15 दिनों से पढ़ाई लिखाई का काम बंद कर रखा है, तो दूसरी तरफ इतिहास विभाग में सिलेबस को लेकर संग्राम जारी है। छात्रों के विरोध की वजह से बीएचयू में परीक्षाओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साफ है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई से ज्यादा छात्रों का वक्त राजनीति में कट रहा है, लेकिन इस बवाल का कोई हल अब तक सामने नहीं आया है। बीएचयू में मुस्लिम शिक्षक फिरोज खान के संस्कृत पढ़ाने का विरोध जारी है। छात्र पिछले 15 दिन से गैर हिंदू शिक्षक की नियुक्ति को लेकर विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे छात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जता रहे हैं। और इस समय भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास के सामने ये लड़के 15 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब लगातार हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी भी कीमत पर गैर हिंदू शिक्षक स्वीकार नहीं है। बताया जा रहा है कि कुलपति ने छात्रों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हुआ है। छात्र गैर हिंदू शिक्षक को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं।
उनका कहना है कि वे महामना मदन मोहन मालवीय की परंपरा टूटने नहीं देंगे। तो महत्वपूर्ण यह है कि संविधान उनके अनुकूल वाला मान्य होगा अथवा महामना द्वारा जो स्थापित संविधान है वह मान्य हो। छात्रों के विरोध की वजह से बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विभाग में 15 दिनों से ताला लगा है और छात्र क्लास से गैर हाजिर हैं। चंद दिनों बाद परीक्षा होनी है, लेकिन छात्रों के विरोध को देखते हुए परीक्षा के टलने के आसार नजर आने लगे हैं। मामला महज संस्कृत विभाग का ही नहीं है, इतिहास विभाग में भी छात्र सिलेबस में बदलाव को लेकर नाराज हैं। दरअसल इस बार सिलेबस में बदलाव कर किताबों में रामायण, महाभारत और वैदिक काल के अध्याय को हटा दिया गया है। इनकी जगह ब्रिटिश काल से जुड़े सिलेबस को शामिल किया गया है। छात्र इसे वामपंथी विचारधारा से जोड़कर देख रहे हैं। भारतीयता के दुश्मन हैं, भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। साफ है कि बीएचयू इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। कहीं मुस्लिम टीचर की नियुक्ति का विरोध हो रहा है तो कहीं सिलेबस को लेकर संग्राम छिड़ा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल पीछे छूटता नजर आ रहा है। कभी आपने सोचा होगा कि आप कहीं खड़े हो और एकाएक आसमान से नोट बरसने लगे? कुछ ऐसा ही नजारा देखा कोलकाता के लोगों ने। ये मामला हुआ 27 बेनेटिक स्ट्रीट में, जहां पर आईटी के लोग एक बिल्डिंग में, एक दफ्तर में रेड करने गए थे और यहां पर देखते ही देखते 500 और 1000 के नोटों की बारिश होने लगी। देखिए कैसे नोट नीचे बरस रहे हैं। कई सारे लोगों ने इन नोटों को लपकने की भी कोशिश की। 500 और 2000 के नोट, माफ कीजिए, नोटबंदी ने 1000 के नोट बंद करा दिए हैं। 500 और 2000 के नोट बरस रहे थे। यहाँ पर आईटी की टीम जो है छापा मारने आई थी। ऐसा माना जा रहा था कि काला धन ऑफिस में रहा होगा, जिसको ठिकाने लगाने के लिए कंपनी मालिक ने नोट हवा में उड़ा दिए। कुछ लोग नोट कलेक्ट करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन बाद में पुलिस ने इन नोटों को जब्त कर लिया। कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऐसी एक फिल्म आपने देखी होगी, सुनी होगी, बड़ी फेमस और सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ उल्टा हो रहा है। वहां पर ससुराल वाले उस दुल्हन को पसंद कर रहे हैं जो सोना नहीं टमाटर लेकर आए। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। दुल्हन को अपने साज श्रृंगार के लिए गहने पहने तो देखा होगा, लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं दुल्हन वही जो टमाटर संग लाए। क्यों भाई, अब टमाटर में ऐसी क्या खास बात हो गई है कि सोने का रंग भी फीका पड़ जाए? चलिए आप खुद देख लीजिए और सुन भी लीजिए कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। झुमके की जगह टमाटर, कंगन भी टमाटर वाले, गले में भी टमाटर की माला। शादी के जोड़े में दुल्हन और गहनों की जगह टमाटर। वाह, न देखा न सुना, लेकिन पाकिस्तान का निकला दिवाला तो टमाटर का हुआ बोलबाला। ये आपने इतने खूबसूरत टमाटर पहने हुए हैं, इसकी क्या वजह? मारूंगी, हाथ मत लगाओ मेरे टमाटरों को। आपको किसने सोचा होगा कि दुल्हन टमाटर के लिए भी मार डालने पर उतारू हो जाए? लेकिन पाकिस्तान में टमाटर इन दिनों 300 रुपए किलो बिकने लगा है, तो लोगों के लिए इसकी अहमियत भी बढ़ने लगी है। टमाटर और चिलगोजे की कीमतें थम नहीं रही, इसीलिए लोगों को अब टमाटर में भी सोना दिखने लगा है। लाहौर की इस दुल्हन ने तो शादी के लिए गहनों की जगह टमाटर को ही तरजीह दे दी। दावा तो ये भी है कि लड़की के घर वालों ने दूल्हे को भी 3 पेटी टमाटर की सौगात दी है। ये बताएं कि आपको जहेज में फिर दिया क्या गया? ये टमाटर की पेटियां दी गई हैं, चुलगोजे दिए गए। पेटियां दी गई हैं, ये जिसमें बिस्तर वगैरह रखे जाते हैं? नहीं नहीं, जिसमें टमाटर होते हैं वो पेटियां होती हैं। 3 पेटियां टमाटरों की? जी 3 पेटियां टमाटरों की दी। सोशल मीडिया पर वायरल 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो को फेसबुक पर 13 लाख से ज्यादा बार देखा गया और ट्विटर पर भी हजारों बार शेयर किया गया। और अब लाहौर ही नहीं, पाकिस्तान भर में भी यही चर्चा है, दुल्हन वही जो टमाटर घर लाए।